नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। सो बच्चों, जैसे हमने देख लिया है कि हम आज करने वाले हैं बेसिक का पेपर 5 का सेक्शन सी। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन सी में हमें क्या क्या पूछा गया है। अच्छा, पहले कुछ बच्चे पूछते रहते हैं कि गाला पेपर इनफ है कि नहीं है। तो ये गाला पेपर आपको 40 to 50 मार्क्स स्कोर करने के लिए इनफ है, नो डाउट। वो भी जब आप बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे सम्स इसमें दिए गए हैं, अगर सेम टाइप के सम्स आ जाते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सेम सम्स आएंगे, सेम टाइप के सम्स आएंगे तो सीधी सी बात है उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपने 6 पेपर आराम से सॉल्व कर चुके हो। तो रटाफिकेशन करके जाओगे तो नहीं मार्क्स आएंगे, प्रैक्टिस करके जाओगे तो ज़रूर आपके लिए गाला इनफ है टू स्कोर 40 to 50 मार्क्स। ओके, ज़्यादा स्कोर करना है तो बट ऑब्वियस उसमें फिर हमें एक्स्ट्रा चीज़ें और ऐड ऑन करनी पड़ जाएंगी। तो अभी हम शुरू करते हैं पेपर 5 का सेक्शन सी और देखते हैं कि 38 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट 38 क्वेश्चन। ओके, सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 एंड 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। ठीक है, वी हैव टू सॉल्व बाय द एलिमिनेशन। ओके, आइए देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर दूँ। ओके, सो बच्चों, अब पहले हम लोग ना इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छी तरीके से फॉर्म कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक ही है। सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करना होगा। तो डायरेक्टली लिख देती हूँ मैं। एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 को एलिमिनेट कर रहे हैं। सो 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 एंड 9x। अब देखो यहाँ पे 3 के साथ y आया, आई मीन 3x के साथ y आया ना, x के साथ y। तो यहाँ पे इक्वल टू में y है तो 2y को अंदर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लस में है तो अंदर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 2y और 7 बाहर रहने देते तो वो एज इट इज़ प्लस में ही रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने इक्वेशन को फ्रेम कर दिया। अच्छा, अब आप मुझे बताइए आपको किसको अलग करना है। अलग मतलब कि एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पे x को अगर हम एलिमिनेट करते हैं, सोचते हैं, तो यहाँ पे 9 है तो इसके साथ क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट सेम करना पड़ता है ना, तो इसके लिए वो चीज़ करनी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। ओके, सो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9x माइनस 3 इंटू 5 15y इक्वल्स टू 3 इंटू 4 12। ठीक है, क्लियर बच्चों। और ये वाली इक्वेशन फिर से लिख देते हैं, सेकंड वाली, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। एलिमिनेट करने के लिए साइन चेंज करनी पड़ जाएगी, तो ये प्लस में है तो माइनस, ऊपर वाली नहीं देखते हैं, ठीक है, नीचे वाली देखते हैं साइन। ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस। ठीक है, अभी तो कैंसिल आउट हो गया। 3 साइन मिल जाती है तो मैं आपको पहले ही बताया हुआ है, जो बच्चे मुझे शुरू से फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैम जो है वो बीच वाली साइन को छुपा देती हैं। क्यों छुपा देती हैं, क्योंकि शादी करने के बाद सरनेम चेंज हो जाती है तो साइन चेंज करने के बाद साइन चेंज हो जाती है। ओके, तो अब साइन हो जाएगी ये वाली। अब आप रिलेशन देखोगे इसके साथ, तो माइनस प्लस माइनस, 15 में से 2 गया 13, जो ग्रेटर नंबर है साइन उसकी लगेगी माइनस, इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे 7 प्लस में है, ठीक है, तो ये हो गया 12 प्लस में है और ये माइनस में हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 7 गए तो 5। अच्छा, 12 ग्रेटर नंबर है, साइन प्लस की है। देखो आप बोलोगे मैम प्लस प्लस बोल रहे हो, मैं दिख तो नहीं रहा है। अब कोई भी साइन नहीं है दैट मीन्स कि प्लस की साइन है ना। ओके, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे +5 लिख देंगे। ठीक है, इतना। ओके, सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 5/13, और ये माइनस की साइन भी आ जाएगी तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। नीचे लगा दो, ऊपर लगा दो, या बीच में लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास y। अब क्या करेंगे बेटा, अब ये y की जो वैल्यू है हम कोई भी इक्वेशन, ठीक है, 1 या 2 में से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ मैं।
Substituting y is equals to minus 5/13 in equation 1. So 3x minus 5y is equals to 4. 3x minus 5 और ये y की जो वैल्यू वो लगा दूँ मैं, ठीक है, -5/13 is equals to 4. Okay, so 3x minus minus plus 5 into 5 25 upon 13 is equals to 4. ठीक है, so therefore इसको यहाँ पे ले लूँ, so 3x is equals to 4 minus 25 upon 13. ठीक है, इस पूरे टर्म को यहाँ पे ले लिया, LCM ले लें यहाँ पर, ये यहाँ पे LCM आ जाएगा. ठीक है, so therefore 3x is equals to 13 4 ज़ा 52 होता है, 52 minus 25 होल अपॉन 13. सो 3x इक्वल्स टू, चलो 52 में से 25 को माइनस कर लो, 4 कैरी 7, कितना आया 27. तो कितना हो जाएगा 27 अपॉन 13. अच्छा, ये 3 नीचे ले लें हम लोग, तो x इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 13 और ये 3 नीचे आ गया तो मल्टीप्लाई बाय 3. तो अब ये 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा 27. ठीक है, तो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई 9 अपॉन 13. ओके, सो आंसर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, x कॉमा वाई दैट मीन्स 9 अपॉन 13 कॉमा -5 अपॉन 13. ठीक है, डन बच्चों. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ना बच्चों, 39th क्वेश्चन, ध्यान से सुनना. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स, सम मतलब कि प्लस करना है. किसको प्लस करना है, 2 डिजिट का जो नंबर है ना उनके डिजिट्स को प्लस करना है, तो उसका प्लस क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए. एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ कि 27 नंबर है. ठीक है, तो 27 इज़ ए 2 डिजिट नंबर. अब इसके डिजिट्स को प्लस करो तो लाइक 2 + 7 करो तो आंसर क्या मिलना चाहिए 9. तो मैम आंसर आ गया. अब एक ही तो नंबर नहीं है ना, 27 हो सकता है, 72 हो सकता है, 54 हो सकता है, 45 हो सकता है, 18 हो सकता है, 81 हो सकता है. इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है ना. तो ये तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दिया कि ये सब के सब 2 डिजिट नंबर हैं. इन सब के डिजिट्स का प्लस करोगे आपको आंसर क्या मिलेगा 9. तो हमें नहीं पता कि इन डिजिट्स को हम लोग क्या अज्यूम करें, तो सीधी सी बात है, एक को अपन x लिख देंगे, दूसरे को अपन y लिख देंगे. इतना बात समझ में आई. अच्छा, अब x और y किसको लिखे, देखो अब आपकी मर्ज़ी है. जनरली मैं जो है, जैसे अब देखो अभी जो 27 है, तो 27 तो हमें बचपन में सिखाया गया था कि ये जो प्लेस वैल्यू होती है वो टेंस होती है ना, और ये प्लेस वैल्यू जो होती है वो वंस होती है. तो मैं टेंस पे x ले लेती हूँ और वंस पे y ले लेती हूँ. इतना क्लियर हुआ. चलो शुरू करते हैं फिर. सो लेट digit at tens place is x and digit at ones place is y. इतना क्लियर हुआ. ओके, तो इन दोनों का प्लस कितना बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9. ओके, अच्छा, अब कभी भी ना बेटा जब ऐसे कोई सम्स आते हैं ना डिजिट्स वाले, तो 3 स्टेटमेंट तो लिख ही देना. कौन सा, पहला तो ये टेंस को सपोज करना, दूसरा वंस को सपोज करना, तीसरा ओरिजिनल नंबर. सो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर होगा क्या, सो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू 10x + y. इसका मतलब देखो, जैसे ये 27 था ना, ये 27, तो ये 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 10 + 7, बिकॉज 2 जो है वो टेंस की जगह पर है और 7 जो है वो वंस की जगह पर है. तो 2 को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 10 के साथ किया. यहाँ पे मैंने x किसकी जगह पे रखा है, टेंस के साथ रखा है. तो इसके लिए जैसे 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया वैसे x को 10 के साथ किया. इतना क्लियर हो गया. 7 को 1 के साथ किया, 1 ना भी लिखो तो चल जाता है ना, पहले तो मैंने लिखा ही नहीं था, है ना, 7 ही लिखा सिर्फ. तो इसके लिए +y. अब बात समझ में आई कैसे इसको अरेंज करना है.
चलो शाबाश। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कह रहा है यहाँ पे देखना क्वेश्चन में, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम मतलब प्लस, तो दोनों का प्लस कितना है 9। ये मेरी बन गई पहली इक्वेशन। दूसरा, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ओहो, दोबारा, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर, ये ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अगर हम इनके डिजिट्स को रिवर्स कर लेते हैं ना तो उसका ये दुगना हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर 27 को अपन सपोज करते हैं चल रहे हैं, तो इसका रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, है ना, बात समझ में आई ना। तो उस तरीके से हमें इसका रिवर्स ऑर्डर लिखना होगा। सो न्यू नंबर बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर इज, अब सीधी सी बात है, y10 की y x की जगह पे आ जाएगा और x y की जगह पे जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 की जगह पे 7 आ गया और 7 की जगह पे 2 आ गया, है ना। तो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ओके, अब ना क्वेश्चन दोबारा देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑल्सो 9 टाइम्स, अब मैं साथ साथ लिखती भी जा रही हूँ तो इसके लिए दोनों चीज़ों को आप ध्यान से सुनना। 9 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, दिस नंबर, दिस मतलब कि ओरिजिनल नंबर की बात कर रहा है, ओरिजिनल नंबर, इज मतलब कि इक्वल्स टू ट्वाइस, ट्वाइस मतलब कि 2 मल्टीप्लाई में द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर डिजिट्स, मतलब कि न्यू नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन बन सकती है मेरी। तो अब मैं इनकी जगह पे वैल्यू सप्लाई कर लेती हूँ। ओरिजिनल नंबर है मेरा 10x प्लस वाई और न्यू नंबर है मेरा 10y प्लस एक्स। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 इंटू 10 90x प्लस 9 इंटू वाई 9y, 2 इंटू 10 20y प्लस 2 इंटू एक्स 2x। ठीक है, अब ना ये दोनों टर्म्स को अंदर ले लेती हूँ मैं। तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल्स टू 0। 90 माइनस 2 कितना हो जाएगा 88x, ओके, माइनस 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा 11y इक्वल्स टू 0। ठीक है, 11 कॉमन निकाल दूँ, क्या बचेगा 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। 11 0 के वहाँ चला जाएगा तो गायब, तो 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना बच्चों, आपके पास अभी इक्वेशन 1 ये रही और इक्वेशन 2 ये रही। ठीक है, मैं इसको करना चाहूँगी सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। और सब्स्टिट्यूशन में देखो ये वाला एक को मैं यूज़ कर लूँगी। तो क्या लिखूँगी मैं यहाँ पर 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो y को वहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8x इक्वल्स टू वाई, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 8x। ये मेरी इक्वेशन 3 बन गई। ठीक है, अभी इक्वेशन 3 को मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। ओके, पहले आप एलिमिनेशन करो फिर भी ठीक है, पर मैंने अभी भी एलिमिनेशन किया, सोचा कि एक बार सब्स्टिट्यूशन सिखा दूँ मैं आप लोगों को। सो नाउ substituting y is equals to 8x in equation 1। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो x प्लस वाई की जगह पर 8x इक्वल्स टू 9, क्या हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 9, तो x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 9, तो x इक्वल्स टू 1। ओके, एंड y इज इक्वल्स टू 8x, तो y इज इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, सो
thus the number is, अब नंबर हमने हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था 10x प्लस वाई था ना, सो देयरफॉर 10x जगह पे 1 और y की जगह पे 8 लिख दो, तो 10 1 जा 10 प्लस 8, सो द नंबर इज क्या हो जाएगा 18। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट 40 क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द एपी, ओके एपी पहले लिख दूँ मैं, 8 14 20 26 डॉट 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 will be 72 more than its 41 टर्म। ओके एपी का वो कौन सा टर्म होगा जो 41 टर्म से 72 ज़्यादा होगा, वो हमें टर्म नहीं पता। ठीक है, हमें इन्होंने इतना बोला है कि ये हमें टर्म निकालना है। कंडीशन ये है कि ये वाला जो टर्म है ना वो 41 टर्म से 72 नंबर्स ज़्यादा है। ठीक है, अब इस AP से अपन बेसिक चीज़ें निकाल दें। A हो गया 8, D क्या हो जाएगा 14 माइनस 8 मतलब 6। ठीक है, बस बेसिक चीज़ें आ गई हमारे पास, और तो कुछ है नहीं, तो चलो इसके अंदर वैल्यू सप्लाई करते जा रहे हैं हम लोग। ओके सो क्या हो जाएगा AN, इसको एज इट इज रहने देती हूँ, A41 को मैं A प्लस 40D लिख सकती हूँ ना बेटा मैं, है ना, प्लस 72। सो AN इज इक्वल्स टू A की वैल्यू 8 लिख दें प्लस 40, D की जगह पे 6 लिख दिया प्लस 72। इतना क्लियर हो गया? पेज टर्न ले लेती हूँ मैं अभी यहाँ पर। ओके सो देयरफॉर AN इज इक्वल्स टू 8 प्लस, देखो यहाँ पर ये 40 इंटू 6 है तो 240 हो जाएगा, तो मैंने 240 लिख दिया प्लस 72। ठीक है, सो AN इज इक्वल्स टू 248 प्लस 72। सो AN इज इक्वल्स टू 248 में 72 प्लस कर लेते हैं, ये मिल जाएगा अपने को 12 एंड 320। ठीक है, तो अब इन्होंने हमसे पूछा क्या है, इन्होंने हमसे पूछा है यहाँ पे विच टर्म ऑफ द AP। अच्छा विच टर्म, बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे n के लिए निकालनी होगी कि कौन सा टर्म होगा AP का। ओके जो आपको ये वैल्यू देगा, तो हमें AN मिल गया, AN मिल गया। तो अब AN को हम एलोबरेट कर लें तो A प्लस n माइनस 1D लिख सकते हैं यहाँ पे इसको, हमें तो n ढूंढना है, इक्वल टू 320। अच्छा अब A की वैल्यू तो 8 अपन को पता ही है, n माइनस 1D की जगह पर 6 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, तो ये ऑब्वियसली सेम ही AP है, तो A और D तो सेम होने वाला है। तो पहले इसको यहाँ पे लेके जाते हैं, n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 320 माइनस 8, n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 320 में से 8 जाएगा तो ठीक है 312। ओके n माइनस 1 यहीं पे रहने दो, 312 डिवाइड बाय 6, ये 6 को नीचे ले लिया हम लोगों ने, 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा 30, 1 कैरी 6 2 ज़ा 12, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 52, ये n इज इक्वल्स टू 52 प्लस 1 हो जाएगा, ये वहाँ यहाँ पे आ गया, तो n इज इक्वल्स टू 53। ओके तो दैट मीन्स third term of an AP is 72 more than 41th term of AP। आंसर ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ना अच्छे से? ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्या किया, हमने AN की, क्योंकि देखो इसकी AN तो निकालना ही पड़ेगा कि कौन सा टर्म है, उसके बाद ठीक है ये जो वैल्यू आएगी उसके बाद आप n निकाल पाओगे ना। ठीक है, तो इसके लिए AN पहले निकालने का सोचा, तो उस हिसाब से जो हमारा रिलेशन बन रहा था वो ये बन रहा था कि AN इज इक्वल्स टू A प्लस 41 प्लस 72। आपके सामने अच्छे से सिंपली तरीके से सॉल्व करते गए अपन। ठीक है,
उसके बाद ए एन की वैल्यू तो आ गई। अब हमें इसमें से एन निकालना है बेसिकली कि चलो एक ऐसा टर्म पता चल गया जिसका वैल्यू 320 है, बट ये टर्म नंबर कौन सा है वो निकालना होगा। तो इसी को ही मैंने यहाँ पर फॉर्मूला से एलोबरेट कर लिया, तो यहाँ से मुझे एन मिल गया। ओके, तो चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ओके, अब दो पॉइंट्स हैं, ए 2, -2, बी -7, 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब है कि इस लाइन को 3 इक्वल हिस्सों में काटा जा रहा है। तो अगर एक पॉइंट यहाँ पर है, इसको पी नाम दे देती हूँ, तो इसने 2 हिस्सों में काटा। अब अगर एक पॉइंट और यहाँ पे ले लो, क्यू नाम दे दो, 3 हिस्से हो गए, 1 2 3, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स तो नहीं पता, तो इसको हम लोग x, y लिख देते हैं, और मैं इसको x डैश, y डैश लिख देती हूँ, ठीक है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है बेटा इक्वली सेक्शंस, मतलब कि इन सब का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 रेशियो, ठीक है। ओके, अब हमें कहा गया है, क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब कि इनके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। देखो बड़ा सिंपल सा अपन कर लेते हैं, हम लोग केस 1 और केस 2 कर लेते हैं। केस 1 में हम p निकालते हैं, केस 2 में अपन q निकालते हैं, ठीक है। इतना चलिए यहाँ पे आइए और देखिए अच्छे से। केस 1, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ p x, y, ठीक है। देखो कोऑर्डिनेट्स निकालना मतलब क्लियर बात तो है दिमाग में कि हमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करना होगा ना, इतना तो क्लियर आ ही गया अपने दिमाग में। अब इस फिगर को दोबारा से मैं यहाँ पे बनाऊँ, तो इसमें a 2, -2, b -7, 4, मैं सिर्फ p रखूँगी यहाँ पर, क्योंकि मुझे p निकालना है ना, x, y, ठीक है। अब बेटा आप ध्यान दो, तो यहाँ पर AP का रेशियो क्या है, 1, ठीक है। PB का रेशियो देखो तो क्या हो जा रहा है, PQ और QB प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, PB का 1 + 1 2, तो यहाँ पे रेशियो क्या हो गया, 2। बात समझ में आई, इसके लिए मैंने सिर्फ P रखा ताकि आप क्लियर कर पाओ इसको। तो M = 1 हो गया, N = 2 हो गया, इसको मैं x1 y1 और इसको x2 y2, और ये तो x, y है ही, ठीक है। तो चलो लगा देते सेक्शन फॉर्मूला। Px, y = m x2 + n x1 upon m + n, my2 + n y1 upon m + n, ठीक है। अब हाँ ओके, Px, y = देखो अब m की जगह पे 1 लगाएंगे, मल्टीप्लाई में x2 क्या है, -7, ठीक है, प्लस n क्या है, 2, x1 क्या है, 2, ठीक है, अपॉन m + n मतलब 1 + 2, कॉमा यहाँ पे m की जगह 1, y2 की जगह पे 4, n की जगह पर 2, y1 की जगह पे -2, 1 + 2, ठीक है। नाउ Px, y = 1 × -7 -7 + 2 × 2 4, 2 + 1 upon 3, 1 4 4 प्लस 2 × 2 4 पर माइनस में आएगा, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, अपॉन 3, ठीक है। सो देयरफॉर Px, y = -7 + 4 -3 upon 3, 4 ± 4 ना, तो ±-4 अपॉन 3, ओके। सो Px, y = 3 1 = 3, और ये माइनस की साइन इसके लिए -1, 4 - 4 तो 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 3 इज़ नथिंग बट 0, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, 0, ठीक है। अभी देखते हैं अपन Q के कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे केस 2 कर लेते हैं।
टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, ओके मैं एक बार लाइन बना दूँ। ए 2, -2, बी -7, 4। अब मुझे क्यू बनाना है यहाँ पे, तो मैंने क्यू बना दिया एक्स डैश वाई डैश। अच्छा, अब आप देखो ये वाला फिगर आपके सामने है और ये वाला फिगर अभी नया। ठीक है, तो अब ना ए और क्यू, ए से लेकर क्यू तक का कितना गैप आ रहा है, 1 + 1 2, तो ये हो गया 2। और क्यू बी का कितना आ रहा है 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, बस इतना ही ध्यान देना है, बाकी तो पूरा सेम ही है। तो ये हो गया m, ये हो गया n, ये हो गया x1 y1 और ये है x2 y2। चलो लगा देते सेक्शन फॉर्मूला। q x डैश y डैश इज इक्वल्स टू m x2 + n x1 अपॉन m + n, m y2 + n y1 अपॉन m + n। ओके, m2 x2 क्या है -7 प्लस n1 x1 क्या है 2 अपॉन 2 + 1, m2 y2 क्या है 4, n1 y1 क्या है -2 अपॉन 2 + 1। ठीक है, सो क्या हो जाएगा 2 × -7 -14 प्लस 2 1 ज़ा 2 होल अपॉन 3, 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 -2 अपॉन 3। सो देयरफॉर q x डैश y डैश इज इक्वल्स टू -14 + 2 कितना हो जाएगा -12 अपॉन 3 और ये 6 अपॉन 3। ठीक है, सो 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। सो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x डैश y डैश इज इक्वल्स टू -4, 2 आंसर। ठीक है बेटा, समझ आया ना अच्छे से किस तरीके करना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेजेंट करोगे तो बहुत अच्छे से आप भी क्लियर रहोगे, आपका जो एग्जामिनर होगा उसको भी चेक करने में मज़ा आएगा और लगेगा कि हाँ चलो बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, मतलब बच्चा जो है वो काबिल है मार्क्स देने के लिए, तो आपको अच्छे से पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं इसके अंदर। चलो बच्चों अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन बच्चों। If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y. ओके, अब ये वाले सम मैंने काफ़ी बार करवाए भी हुए हैं और जो मेरे वीडियोस है ना क्लास 10th बोर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें मैंने सम डाले हुए हैं बहुत पहले से ही। तो जो बच्चे मुझे लाइक पूरे साल से फॉलो कर रहे होंगे उनको ये सम बिल्कुल रट चुका होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बार ऐसे वाले सम प्रैक्टिस करवाए उस वीडियोस के अंदर भी। तो जो गाला में पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मेरे बोर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में दिख जाएंगे। और मैंने स्टार्टिंग से ही लाइक ईयर स्टार्ट हुआ था तब से ही मैंने देना शुरू कर दिया था। मैंने कहा था कि अगर आप और कुछ ना करोगे उतना भी कर लोगे तो आपका पूरे साल में आपको वही क्वेश्चन आपको हर जगह पे दिखेंगे। तो जो बच्चे मुझसे पहले से जुड़े हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ सच है कि नहीं है, आपको वो सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। तो तो ये पैरेललोग्राम हमने ले लिया, ABCD है। ओके, ए के कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, बी के है 4, y, सी के है x, 6 और डी के है 3, 5। ठीक है, तो हमें x और y निकालना है। देखो बेटा, अब पैरेललोग्राम में क्या होता है ना कि डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ओ पे। अब बाइसेक्ट करने का सीधा सीधा मतलब है कि ओ जो है वो मिड पॉइंट कहलाएगा DB डायगोनल के लिए भी और AC डायगोनल के लिए भी। ठीक है, और वो दोनों के लिए मिड पॉइंट जो है वो सेम है। तो हम यहीं से शुरू करेंगे बात को समझना, दैट as we know diagonals of parallelogram and diagonals in parallelogram bisect each other at O. That means
O is the midpoint of AC as well as O is the midpoint of BD। ठीक है, अब हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे O के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो कैन आई यूज़ अ सेक्शन फॉर्मूला? येस आई कैन। ओके, और सेक्शन फॉर्मूला कौन सा? मिड पॉइंट वाला। तो क्या हो जाएगा? x1 + x2/2 y1 + y2/2। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला प्लस y1 + y2/2। ठीक है, अब ये AC है तो ये रहा आपके सामने फिगर। AC के लिए A के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 के हिसाब से समझ लेते हैं हम लोग। तो x1 क्या है? 1। AC है ना, इसके लिए मैं AC पे फोकस कर रही हूँ। ठीक है, पहले AC है तो x1 क्या है? 1। x2 क्या है? x/2। y1 क्या है? 2। y2 क्या है? यहाँ पे 6/2 लिख दिया। चलो, अब BD है। BD के लिए ये रहा BD आपके पास। इसको मैं x1 y1 और इसको मैं x2 y2 अज्यूम कर लेती हूँ फॉर BD। तो x1 क्या है? 4 और x2 क्या है? 3/2। y1 क्या है? y और y2 क्या है? 5/2। ठीक है, सो देयरफॉर 1 + x/2 6 + 2 8/2 इज इक्वल्स टू 4 + 3 7/2 y + 5 इज़ y + 5/2। ठीक है, अब मुझे x और y निकालना है। मैं x के कोऑर्डिनेट्स अलग ले लेती हूँ। 1 + x/2 इज इक्वल्स टू 7/2 और y का अलग ले लेती हूँ। 8/2 इज इक्वल्स टू y + 5/2। ये 2 नीचे कैंसिल हो गए। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर से। तो 1 + x इक्वल्स टू 7, x इज इक्वल्स टू 7 - 1 तो x इज इक्वल्स टू 6। सिमिलरली यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया। 8 इज इक्वल्स टू y + 5। 5 को यहाँ पे ले लो। 8 - 5 इज इक्वल्स टू y तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। ठीक है, तो x एंड y 6,3 आई मीन 6 and 3। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट 43 क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है 43। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ द रेडियस। ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा है पूरे पेपर में। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, आर ऑफ द रेडियस 26 and 24। ठीक है, अब ना लार्जर सर्कल के लिए जो रेडियस है वो 26 सेंटीमीटर है और स्मॉलर सर्कल की रेडियस 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो ये AB इज इक्वल्स टू, देखो AB इज कॉर्ड फॉर लार्जर सर्कल, लार्जर के लिए कॉर्ड है, बट AB इज टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल। क्यों? क्योंकि देखो एक पॉइंट से पास होते जा रहा है ना, तो इसके लिए उसके लिए टेंजेंट हो गया है ना। ओके, और हमें AB निकालना है। ठीक है, देखो बेटा, एक तो सेंटर से लाइन जाएगी तो सीधी सी बात है परपेंडिकुलर होगी। ओके, अगर हम ये OA देखें तो OA इज़ द रेडियस फॉर द लार्जर सर्कल विच इज़ 26 सेंटीमीटर। ये OM ले लेती हूँ मैं यहाँ पर। OM देखो तो रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल विच इज़ 24 सेंटीमीटर। 90 डिग्री ऑलरेडी है तो यहाँ पे हम AM निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले रीज़न का लिखेंगे। हेयर रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, so therefore OM is perpendicular to AB। ठीक है, so in triangle OMA
angle M is equals to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, हाइपोटेनस पहले आ जाएगा, OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ठीक है ना। OA स्क्वायर, OM और AM। OA जो है वो 26, OM 24, AM निकालना है। 26 होता है 676, 24 है 576 प्लस AM स्क्वायर। 676 माइनस 576 इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर। 100 इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर। तो AM कितना हो गया बच्चा, 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट ले लेंगे ना, ठीक है। बट हमें तो पूछा है AB, तो हमें तो मिला है AM। क्या करेंगे, देखो अब ना बेसिकली सेंटर से कभी भी कोई लाइन पास होती है तो वो कॉर्ड के, ये कॉर्ड समझ लो ना, तो एक कॉर्ड है तो सेंटर से जब भी कोई लाइन पास होगी ना वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। बाइसेक्ट करेगी तो ये वाला और ये वाला पोर्शन इक्वल है, तो इसके लिए AB जो है वो AM का क्या हो जाएगा, डबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, as we know that a line passes through the center of circle, bisects the chord, so therefore AB is double of AM, so AB is 2 into 10, that is 20 सेंटीमीटर, ठीक है। डन बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 44th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है कि पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल ड्रॉ करना, ठीक है। इंस्क्राइब का मतलब होता है कि सर्कल के अंदर पैरेललोग्राम। बात समझ में आई, ओके। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब है कि पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल ड्रॉ करना है। तो चलो पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा आइडिया आ जाएगा। सो ये है पैरेललोग्राम ABCD, ओके। और ये हम पूरा ऐसे सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। अभी सर्कल जो है इस पैरेललोग्राम के कुछ पॉइंट्स को टच कर रहा है, एक एक पॉइंट को टच कर रहा है, तो उसको P, Q, R और S नाम दे देते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलो प्रूव करना है, इसके लिए गिवन टू प्रूव सब अच्छे से प्रेजेंट करना होगा। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, तो पैरेललोग्राम क्या है, रोम्बस बनाना है, ये प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। डन इतना, ओके। ना प्रूफ। अच्छा बच्चों, हमने एक थ्योरम देखा था चैप्टर 10 में कि अगर एक पॉइंट बाहर की तरफ है और उस पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो उन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। याद आया, 10.2 समथिंग कुछ थ्योरम का नंबर है, ठीक है, पुरानी बुक में। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो ये सर्कल है, तो ये सर्कल में आपके पास 4 पॉइंट्स बाहर दिख रहे हैं। पॉइंट A देखो, यहाँ से ये और ये जा रहा है तो ये वाला शेप दिखा, मतलब ये टेंजेंट कहलाएगा, मतलब ये और ये इक्वल। पॉइंट B लोगे तो ये और ये इक्वल, समझ आ रहा है ना। पॉइंट C एक्सटीरियर लोगे तो ये और ये इक्वल, और पॉइंट D एक्सटीरियर लोगे तो ये और ये इक्वल। बात समझ में आई, बस यही चीज़ समझनी है और यही लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो आप लिखोगे, अब सीधा मैं आपको बता दूँ, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 10.2
theorem 10.2 tangents drawn to a circle from an exterior point are always equal. ठीक है, सो देयरफॉर अब पहले ए पॉइंट ले लेते, तो ए एस इज इक्वल्स टू ए पी या ए पी इज इक्वल्स टू ए एस, जो भी आप लिख दो, बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट ए इन नंबर 1, ठीक है, साथ साथ देते जा रहे हैं। फिर बी के लिए लिख दें हम लोग, तो बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, बिकॉज एक्सटीरियर पॉइंट बी। फिर सी का लिख दे, ठीक है, सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू, बिकॉज एक्सटीरियर पॉइंट सी। और दूसरा हम लिख सकते हैं डी का, है ना, डी भी पॉइंट है ना, डी आर इज इक्वल्स टू डी एस, एक्सटीरियर पॉइंट डी। क्लियर इतना? बस अब क्या करेंगे, हमें प्रूव क्या करना है, देखो हमें प्रूव करना है ABCD से रोम्बस। अब मेरी बात को समझना, बहुत अच्छे से समझना बेटा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल होती है, हाँ या ना, होती है ना, ठीक है। तो इसका मतलब कि AB और CD तो ये तो ऑलरेडी इक्वल है ही। मुझे एक्चुअली प्रूव करना है कि भाई AB, ठीक है, AB और AD इक्वल हो या AB और BC इक्वल हो, ये प्रूव करना है ना मुझे। मतलब कोई भी मुझे एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव करूँगी तो मेरे को रोम्बस मिल जाएगा, बिकॉज अपोजिट तो ऑलरेडी इक्वल है पैरेललोग्राम में। तो मुझे पैरेललोग्राम का मतलब होता है, पैरेललोग्राम का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, ये मतलब होता है, सॉरी, रोम्बस का। और पैरेललोग्राम में हमें क्या दिया होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बात समझ में आई? तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल दी हुई है, सारी की सारी साइड्स को इक्वल बनाने के लिए सीधी सी बात है, मुझे एडजेसेंट साइड्स को इक्वल बताना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे LHS वाले पोर्शंस को और RHS वाले पोर्शन को, ठीक है। सो एडिंग LHS and RHS of equation 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, हालांकि इसमें तो कुछ खास करने की ज़रूरत है नहीं, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। मतलब PP सेम वाला ले लेना साथ में, ये RR है तो वो वाला सेम ले लिया। यहाँ पे AS है, S के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, DS और BQ प्लस CQ। अच्छा, AP प्लस PB मिलाकर, सॉरी, AP प्लस PB मिलाकर पूरा का पूरा AB आ जाएगा, AP प्लस PB मिलाकर पूरा का पूरा AB आ जाएगा। तो अभी आप खुद सोच लो, P हटा दो बीच में, क्या बचा, AB। यहाँ पे R हटा दो तो क्या हो जाएगा, CD। S हटा दो तो क्या हो जाएगा, AD। और Q हटा दो तो क्या हो जाएगा, BC, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ गया। अच्छा, बट मैम हमने क्या प्रूव किया है, AB प्लस सी डी हमने प्रूव किया है इन दोनों के प्लस के इक्वल। बट आपने तो हमें बताया कि आपको AB को कोई भी एडजेसेंट साइड के साथ इक्वल बताना है, तो ठीक है ना। मैंने आपको पैरेललोग्राम में क्या बताया कि AB और DC दोनों कैसे हैं, इक्वल है। AB और DC दोनों कैसे हैं, इक्वल है। तो AB और DC या CD इक्वल है, तो मैं एक काम कर लेती हूँ, मैं इसकी जगह पर भी लिख देती हूँ AB। तो AB प्लस AB इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं AD लिख दूँ, AD प्लस AD। सो 2AB इज इक्वल्स टू 2AD, 2 गया तो AB इज इक्वल्स टू AD, दैट्स इट, ठीक है। तो अब बेसिकली AB इज इक्वल्स टू AD प्रूव हुआ है, इसका मतलब कि सारे के सारे साइड्स इक्वल हो गए। तो हम सीधा सा लिख देंगे, सो देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA
So therefore ABCD is a rhombus. Proved. ठीक है, इस तरीके से करना है, बस कुछ टफ नहीं है इसके अंदर। आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज़ 45, एक्स एंड वाई निकालना है, सिग्मा एफ आई दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इसको मैं बना दूँ। सो बच्चों ये टेबल मैंने बना दिया। ओके, जो जो दिया हुआ है पहले लिख देते हैं। हमें मोड दिया हुआ है 45। ठीक है, तो z इज इक्वल्स टू 45, एक्स वाई निकालना है, सिग्मा एफ आई आपको दिया हुआ है 50। ओके, सिग्मा एफ आई 50 दिया हुआ है। ठीक है, डन। ओके, अब मोड निकालने के लिए हमें बेसिकली मोड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेटा, L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, ये फॉर्मूला रहता है। तो इन सब की वैल्यूज़ चाहिए। अब जनरली हम लोग क्या करते थे, जो फ्रीक्वेंसी होती थी ना, उसमें जो हाईएस्ट नंबर होता था उसको F1 मान लेते थे और फिर अपना काम शुरू करते थे। अब यहाँ पे तकलीफ़ ये है कि x और y दो अननोन फ्रीक्वेंसीज़ है, तो आप कैसे पता करें कि हाईएस्ट कौन सी है। तो अब आपको क्या करना है, आपको मोड दिया हुआ है 45। ये जो मोड है ना वो किसके इंटरवल में आएगा वो आप चेक कर लो, किसके बीच में आएगा, तो 40 से 50 के बीच में आएगा, इसको ब्लॉक कर दो। बस अभी आपका काम यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, तो ये जो आया ये आ गया आपका F1 12, इसके ऊपर वाला F0 x, इसके नीचे वाला F2 10। ठीक है, ये जो L आया वो 40 और H गैप कितना है 10। सारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अप्लाई कर लेते हैं अभी। तो Z की जगह पर 45, L 40 प्लस F1 12, F0 x 2 इंटू 12 माइनस x और F2 कितना है 10। ओके, मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, सब कुछ वैल्यू सप्लाई कर दी। अब पहले तो इसको यहाँ पे ले लो, तो 45 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स, 12 2 ज़ा 24 माइनस एक्स माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ये 10 10 काट मत देना बच्चे, ये वाली गलती कर लेते हैं, माइनस में कहाँ से काट रहे हो। 45 माइनस 40 को माइनस करेंगे 5 आएगा। ठीक है, 5 इज इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स, 24 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 24, 14 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ये 10 को मैं यहाँ ले लेती हूँ, मल्टीप्लाई में आराम से ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5/10 इज इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स अपॉन 14 माइनस एक्स। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 1/2 इज इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स अपॉन 14 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये 14 माइनस एक्स यहाँ चला गया, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया। तो 14 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, 12 ज़ा 24 माइनस 2x। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, ये x वाले टर्म्स इकट्ठे कर लेते हैं। तो 24 को यहाँ पे ले लूँ, 14 माइनस 24 इज इक्वल्स टू माइनस 2x, ये x यहाँ पे जाएगा तो माइनस का प्लस x, माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस x, तो x इज इक्वल्स टू 10। तो चलो अब x तो आ गया, y कैसे निकाले, है ना, हमें x और y निकालना था ना, y कैसे निकाले। तो देखो बेटा, यहाँ पे आपको बोला गया है कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 50, तो इनका प्लस कर ले, इनका प्लस करके देखते और देखते कितना आ रहा है। तो 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 10 34, 34 प्लस 4 38। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 38 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये 38 प्लस एक्स प्लस वाई इज नथिंग बट 50 है ना, सिग्मा एफ आई तो है ना। सो नाउ sigma fy is nothing but 38 plus x plus y. Sigma fy is given 50. 50 is equal to 38 plus 10, x की जगह लगा दिया, plus y. 50 is equals to 48 plus y, 48 यहाँ पे चला गया माइनस में। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, आंसर। ठीक है, डन। चलिए
Last question of this session. (46) question. So beta 46 question. A child has a die whose 6 faces shows the letter as given below. अब जनरली जो क्यूब होता है, जो डाइस होता है हमारे पास, उसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर दिया होता है, बट यहाँ पे उन्होंने बोला कि 1 2 3 4 की जगह हम लोगों ने लेटर्स चुका दिए हैं ABCDE करके, तो टोटल तो 6 ही है ना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखे हम लोग, तो टोटल फेसेस जो है डाई पे वो तो 6 ही है, ठीक है। सो द डाई इज थ्रोन वंस, डाई को हम एक बार फेंकेंगे, तो डाई को हम एक बार फेंक रहे हैं तो हमारे पास यही सारी वैल्यूज ही आएंगे 6 के हिसाब से। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A एंड D, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर इवेंट A की। मैं इवेंट A लिखूँ यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी A लिखना है, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट इवेंट क्या निकालना है आपको, ये इवेंट A है, ठीक है, और ये नंबर A है, कंफ्यूज मत होना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A, अब देखो इस पूरे में A कितनी बार आ रहा है, एक बार और 2 बार, तो A आने के चांसेस कितनी बार है, 2 बार है, तो इज इक्वल टू 2, साफ साफ पता चल रहा है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज़ 2, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, आंसर क्या है 1/3, सिंपल, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड इवेंट B, क्या निकालना है D। 3 मार्क पे इनको 3 नहीं पूछे जाए थे, 2 पूछे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D कितनी बार आ रहा है, देखो D के चांस कितनी बार है, एक ही बार है ना, तो एक ही बार चांस है उसके पास आने का, तो इसके लिए 1, ठीक है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इज़ 1/6, दैट्स इट, आंसर, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे आप लोगों का सेक्शन C कंप्लीट होगा पेपर 5 का। सो स्टार्ट सॉल्विंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। मैं आपको दूसरे सेक्शन जल्दी प्रोवाइड करती जा रही हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।